हेलो फ्रेंड्स, रेशमी शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको ईवीएस पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब चांद की सतह कैसी है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी बात जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1, हवा नहीं है, वहाँ पे गुरुत्व नहीं है और समतल सतह है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, पानी नहीं है, गहरे गहर है, मतलब गहरे गहर का मतलब वहाँ पे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ है। ऑप्शन नंबर 4 है, हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है और पानी नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो पानी नहीं है चांद की सतह पर, और दूसरा वहाँ पे गहरे बहुत गड्ढे हैं और क्या है, वहाँ ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। मतलब क्या है, आरती का एक पोस्टर पे एक जो है बीमारी की जो है रोकथाम के बारे में पढ़ती है। तो उसमें आपको बताना है कि वो कौन सी बीमारी है। ऑप्शन ए, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। ऑप्शन बी है, पानी के बर्तनों, कूलों और टंकियों को जो है साफ रखें। ऑप्शन सी है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन नंबर 1 है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। दूसरा है, चेचक और मलेरिया। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो डेंगू है और क्या है, आई फ्लू है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है टाइफाइड और हैजा है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर 1 ही है जिसे क्या है, डेंगू होता है, जहाँ पे अगर पानी जमा हो और प्लस क्या है बर्तनों कूलों में, जहाँ पे डेंगू के मच्छर जो है पनप जाते हैं और वहाँ पे फिर जापानी मस्तिष्क भी होता है। तो उसके बचाव के लिए ये बात चीज़ बताई गई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह देश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब पहले जो बच्चों को है वनस्पतियों के बारे में, जो प्राणियों के बारे में, प्राणी जात के बारे में आपने ना पहले कक्षा में बच्चों को बता दिया है। फिर उसके बाद आप क्या है, बच्चों को क्या है, आप रणथंभौर वो है राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। तो ये बच्चों की कैसे सहायता करेगा? इसका मतलब क्या है, पहले आपने बच्चों को नॉलेज अच्छी तरीके से दे दिया, फिर उसके बाद आप बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से चीज़ दिखाने के लिए लेके जा रहे हो। तो क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। प्रकृति के प्रति सम्मान का मतलब क्या है कि बच्चे जब देखो जाएंगे, जब वो राष्ट्रीय उद्यान में जाएंगे तो उनको जब वो अपने प्रकृति को देखेंगे, वहाँ पेड़ पौधे और ना झरने सब कुछ जब बच्चे देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान में कैसे मतलब ना जानवरों को रखा जाता है, तो क्या है उनका जो है प्रकृति के प्रति क्या है सम्मान होगा उनको, कि कैसे प्रकृति को हमें साफ रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने। इसका मतलब क्या है, कक्षीय अधिगम मतलब क्या है, कक्षा का अधिगम मतलब क्या होता है, जो कक्षा के आपको जो चीज़ें सिखाई है, जैसे कक्षा के अंदर जो बच्चों को बताया है कैसी कैसी वनस्पतियाँ होती है, कैसी कैसी जड़ी बूटियाँ होती है, कैसे कैसे पेड़ पौधे होते हैं, कैसे वो झरने होते हैं, सब चीज़ें, और कैसे ना जो वहाँ पर जानवर रहते हैं वो कैसे रहते हैं। आपने कक्षा के अंदर बच्चों को सब चीज़ें बता रहे हो, समझा रहे हो, उन्हें एक एक चीज़ बिल्कुल दिखा के बता रहे हो कि ऐसे होता है, वनस्पतियाँ हमारे लिए कैसे ना लाभदायक होती है, वो सब कुछ आपने बताया। और उसके बाद क्या है, और उसको क्या है फिर वास्तविक जीवन कैसे है, जब आप बच्चों को ले जाते हो उसी जगह पे राष्ट्रीय उद्यान पे, उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाओगे तो वो क्या है फिर उनकी वास्तविक, एक तो आपने उन्होंने कक्षा में उन्हें पढ़ा, उसके बाद आप उनको राष्ट्रीय उद्यान ले जा रहे हो तो वो क्या है वास्तविक रूप से वो उनसे जुड़ गए हैं। तो जब वो वास्तविक रूप से जुड़ेंगे तो क्या है, उनको हर चीज़ प्रत्यक्ष रूप से जो है समझ आएगी, नज़र आएगी और वो समझेंगे हर एक चीज़ को। ऑप्शन नंबर तीसरा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। इसका मतलब क्या है, पर्यावरण संरक्षण मतलब क्या है कि उनको ना ये चीज़ें पता चलेगी कि कैसे कैसे जो है पर्यावरण को हमें संरक्षण मतलब रखना चाहिए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे कैसे उनमें कौशलों का विकास करना चाहिए। तो जो भी प्रत्यक्ष रूप से बच्चे देखेंगे और उनको ज्ञान मिलेगा, उनका बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, चिंतन विकास होगा बच्चों का, जब वो पर्यावरण के बारे में
देखेंगे, उनको ना कैसे संरक्षित रखें हम अपने पर्यावरण को। ऑप्शन नंबर 4 है भारी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेना। या फिर क्या है, भारी मतलब बच्चों को बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं तो वो भ्रमण में क्या है, बच्चे क्या है मजे करेंगे दोस्तों के साथ, कि आज हमारे को राष्ट्रीय उद्यान में स्कूल की तरफ से लिया जा रहा है तो बच्चे क्या है इंजॉय करेंगे। बट ये क्या है, हम अगर बच्चों को कक्षा में कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं और उसके बाद हम उनको वास्तविक रूप में लेके जाते हैं भ्रमण के लिए, दिखाने के लिए, तो हमारा उद्देश्य यही होता है जो कक्षा में जो सिखाया और उस चीज़ को फिर हमने प्रत्यक्ष रूप से भी दिखा दिया बच्चों को, जिससे कि बच्चे का क्या है ज्ञान अर्जन ज़्यादा हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखे और समझे और उनका ध्यान सिर्फ है ना इसी बात पे रहे कि जो मैम ने पढ़ाया था वही चीज़ ना प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या है उद्यान के अंदर मिल रही है, कि जानवरों को कैसे रखा जाता है, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, प्रकृति हमारी कैसी होती है, कैसे वो भोजन करते हैं जानवर। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर जो है इसका दूसरा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यही कोशिश करेंगे जो भी चीज़ बच्चों को दिखाएं हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाएं, पहले उनको चीज़ों को समझाएं उसके बारे में और फिर प्रत्यक्ष रूप से। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को। इसका मतलब क्या है, अगर हम कक्षा में बच्चों को पोषण के बारे में बता रहे हैं, हम कौन सी चीज़ें हमारे को पोषण करती है, कौन सी चीज़ों में विटामिन होता है, कौन सी चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है, कौन से हमारे शरीर के और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, अगर हम बच्चों को ये पढ़ाना है तो हम कौन कौन से तरीके अपनाएंगे जिससे कि बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से समझ आए और बच्चे को पता चले कौन सी विटामिन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद है। ऑप्शन नंबर 1, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। क्या फिर हम मानव के दांतों को मतलब प्रतिरूप मतलब उनके जो रूप है पूरा मतलब वो बच्चों को दिखाएं। ऑप्शन नंबर दूसरा है, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे हम देखो कक्षा में बच्चों को भोजन के बारे में बता रहे हैं या उनकी कौन कौन सी चीज़ों से विटामिन से पोषण मिलता है वो बता रहे हैं, तो हम क्या है 50 बच्चे तो 50 बच्चे ही 50 तरीके का टिफिन लेकर आए हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों को अपने अपने टिफिन आप खोलो और देखो कि आपके पास क्या है। कोई बच्चे कहेगा मेरे पास मैम दाल है, कोई कहेगा मैम हम पे ना हरी सब्जी है, कोई बच्चे कहेगा मैम हम एग लेकर आए हैं, तो क्या है कोई कहेगा मैम हम फ्रूट्स लेके आए हैं। तो फिर क्या है आप अलग अलग भोजन के बारे में बताएंगे कि फ्रूट से हमें कौन कौन से विटामिन मिलते हैं, हमारे को मैम क्या कहते हैं दाल में प्रोटीन होता है, इसके अंदर है ना हम मतलब कार्बोहाइड्रेट है, तो मतलब आप हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि आलू को की सब्जी लाया तो उसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो क्या है आप पोषण तत्वों के बारे में हर एक बच्चों को उनके टिफिन से ज्ञान दोगे। ऑप्शन नंबर तीसरा है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण दीजिए। या फिर क्या है बच्चों को आप जो कौन कौन से चीज़ जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, स्वास्थ्यप्रद होते हैं, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, तो आप वो वाले जो पोषक तत्व है बच्चों को बताएंगे कि देखो विटामिन जो ए है, विटामिन ए गुड़ में होता है, आप विटामिन ए क्या कहते हैं कि ना फ्रूट्स में होता है। प्रोटीन की आप बताओगे कि देखो प्रोटीन जो होता है सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होता है, मूंगफली में प्रोटीन होता है। या फिर आप ऑयल वाले बताओगे कि तेल के अंदर ये चीज़ ये वाली चीज़ें जो होती है वो तिल के अंदर तेल बहुत होता है वो। और फिर वसा वाले बताओगे आप, तो क्या है उन्हें आप सारे विटामिन ए बी सी डी करके आप सारे विटामिन के बारे में बच्चों को बताओगे एक एक करके। फिर बच्चों को ज्ञान जब बच्चा देखेगा आपने कक्षा में बताया तो वो आपको क्या है सुनेगा, वो देखेगा आपको चीज़ के लिए कि आप कौन कौन से मैम मतलब भोजन के बारे में बतानी है। ऑप्शन नंबर 4 है, श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। या फिर क्या है आप एक श्याम पट्ट के ऊपर क्या है एक पाचन तंत्र बनाएंगे कि कैसे हमारा भोजन हम खाते हैं, फिर कैसे हमारे कहते पाचन तंत्र में जाता है, कैसे हमारे में वो फिर ना भोजन जो है वो अवशोषित करता है, कैसे वो द्रव्य रूप में जा बनता है, फिर वो कैसे लाल रूप में जाता है। तो आप पूरे भोजन का पूरा मतलब पूरे उसका मतलब शाम पट में पूरा पाचन तंत्र ही बनाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। आप बच्चों को अलग अलग जो है भोजन के जो है कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनके बारे में आप पूरा ज्ञान अर्जित करवाएंगे। आप उसको मतलब ये चीज़ें बताएंगे कि कौन से विटामिन ए से हमें क्या मिलता है, विटामिन बी से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी कौन से उसमें होता है। तो आप पूर्ण विवरण देंगे, पूरा व्याख्यान करेंगे बच्चों को, पूरा इस तरीके से समझाएंगे। तो उसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 5वें के अंदर क्या कह रहा है वो
प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। इसका मतलब क्या है, जब देखो आप एक टीचर हैं और आप जो कक्षा के बच्चों के लिए जो है एक प्रश्न पत्र बनाएंगे, क्योंकि देखो जब तक आप प्रश्न पत्र नहीं बनाओगे और बच्चों के पेपर नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जितना आपने कक्षा में बच्चों को सिखाया है कि बच्चों को वो उतना आ गया है। क्यों, उसके लिए क्या है, प्रश्न पत्र बनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रश्न पत्र से देखो आप देखोगे सेमेस्टर वाइज बच्चों के पेपर होते हैं, तो क्या है वो सब काम टीचर का होता है कि उसको एक प्रश्न पत्र बनाना है, जितना उसने सिलेबस पढ़ाया है वो उस हिसाब से वो क्या है पेपर बनाएगी। तो वो पेपर बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे कैसे क्रम से बनता है। तो इसके अंदर देखो चार तरीके दिए गए हैं, तो आपको सही तरीका बताना है कि कौन सा तरीका है जिससे ना जो पेपर बनता है। और ये क्वेश्चन ना हमेशा सीटेट ना पूछता है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से करना है। ऑप्शन नंबर 1 है जो है डिज़ाइन तैयार करना। पहले तो जो टीचर होती है डिज़ाइन तैयार करती है, फिर क्या है ब्लू प्रिंट जो होता है वो तैयार करती है। ब्लू प्रिंट से क्या होता है वो डबल हो जाता है। तीसरा क्या है वो प्रश्न लिखती है। फिर चौथा क्या है उनका संपादन करना होता है। पांचवा क्या है अंक योजना लिखना होता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है डिज़ाइन तैयार करना है, फिर प्रश्न लिखना है, फिर अंक योजना तैयार करना है, फिर क्या है ब्लूप्रिंट से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रश्न लिखना है, फिर उनके संपादन करना है, डिज़ाइन से मिलान करना है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करती है और फिर क्या है अंक योजना लिखना है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है प्रश्न लिखती है, फिर क्या है ब्लूप्रिंट जो तैयार करना होता है, फिर क्या है डिज़ाइन से मिलान करना है और फिर क्या है अंक योजना लिखना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इसलिए ठीक है क्योंकि पहले हमेशा जो टीचर होती है वो डिज़ाइन तैयार करती है। भाई आप जब ना कुछ भी पेपर तैयार करेगी तो पहले उसका डिज़ाइन तैयार करेगी पेपर कैसा होना चाहिए, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करती है जिसके अंदर वो नीचे ब्लूप्रिंट रखती है, तो क्या है ब्लूप्रिंट तैयार होता है। फिर मैम प्रश्न लिखती है कि कौन कौन से मैंने बच्चों को पेपर देने हैं, क्वेश्चन देने हैं। फिर क्या है उनका संपादन करते हैं कि ये बिल्कुल सही है नहीं है, कैसे है, कौन से अंक में 2 नंबर में लिखूंगी, कौन से मैं ना थोड़ा जो लघु से है ना थोड़ा निबंधात्मक होने चाहिए, वो सारे मैम क्या है उसमें पूरा संपादन करते हैं। फिर कहते हैं अंक योजना लेते हैं, फिर अंक तैयार करती है कि ये 2 नंबर में होना चाहिए, 5 नंबर में होना चाहिए, 8 नंबर में होना चाहिए, 3 नंबर में होना चाहिए। फिर क्या है फिर अंक योजना लिखती है लास्ट में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन हमेशा मोस्टली सीटेट में पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। इसका मतलब क्या है, जो टाइगर परियोजना थी वो कब आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर दूसरा है 1972 में की गई थी। ऑप्शन नंबर तीसरा है 1981 में की गई थी, या ऑप्शन नंबर 4 है 1973 में की गई थी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये 1973 में की गई थी टाइगर परियोजना। इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है, टाइगर परियोजना कब की गई थी, 1973 में की गई थी। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। इसका मतलब क्या है, कौन सा भोजन है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 है दूध, आम और गाजर। ऑप्शन नंबर दूसरा है अंडा, मटर और मछली। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो है सोयाबीन, चना और मक्का। ऑप्शन नंबर जो 4 है सेब है, दही है और मांस है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा है। क्यों, क्योंकि ना सोयाबीन के अंदर भी प्रोटीन बहुत होता है और एक चने में प्रोटीन बहुत होता है और मक्के के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये क्या है प्रोटीन के सोर्स है, तो इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 मनी प्लांट से होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है सिंकोना प्लांट से होती है, या ऑप्शन नंबर तीसरा है यूकेलिप्टस प्लांट से होती है, या ऑप्शन नंबर 4 है अकोनाइट प्लांट से होती है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, ये है सिंकोना प्लांट से प्राप्त होती है कुनाइन की नामक दवा जो होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है। इसका मतलब क्या है, जो हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है।
ऑप्शन नंबर एक, उनमें गाद निक्षेप अधिक होता है। उसमें क्या है, वो गाद जो होता है हिमालय की नदी में, और निक्षेप अधिक होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, उनमें पानी लगातार बहता है। मतलब जो हिमालय की नदियाँ होती है उसमें क्या लगातार पानी बहता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, उनमें अधिकांशतः वर्षा का पानी होता है। उसमें क्या अधिकांश क्या होता है, वर्षा का पानी होता है। ऑप्शन नंबर चार है, वे नौगम्य में हैं। मतलब क्या है, वो नौगम्य हैं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर चार, वो क्या है, नौगम्य है। प्रश्न नंबर 10, मिश्रित खेती क्या है। मिश्रित खेती क्या किसे कहते हैं। मिश्रित खेती है एक, ये क्वेश्चन हमेशा ना सीटेट में पूछा जाता है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं। मिश्रित खेती हमेशा उसे बोलते हैं जिसके अंदर ना बहुत सारी खेतियाँ की जाती है, मिश्रित रूप में की जाती है। ये नहीं है सिर्फ एक ही की जाती है, वहाँ पे क्या मिश्रित रूप में की जाती है। क्योंकि हमेशा ना एक तरीके की जो अगर फसल की जाती है, खेती की जाती है, तो वहाँ की भूमि हमेशा बंजर हो जाती है। लेकिन जहाँ मिश्रित की जाती है वहाँ की भूमि हमेशा उपजाऊ रहती है। तो ऑप्शन नंबर एक, रबी और खरीफ फसलों को एक साथ उगाना, या तो क्या है, रबी और जो खरीफ की जो फसलें होती है उनको एक साथ उगाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है, कई फसलों को उगाना, या फिर क्या है, कई फसलों को, बहुत सारी फसलों को एक साथ उगाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है, कई फसलों को उगाना और पशुपालन भी करना है। इसका मतलब क्या है कि कई बहुत सारी मतलब जो है फसलों को भी उगाते हैं और क्या करते हैं, वो पशुओं का भी पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर चार है, गाना और अनाज दोनों साथ साथ बोना। या तो मतलब क्या है, वो गन्नों को भी साथ साथ करते हैं और क्या है, अनाज भी करते हैं, और दोनों साथ साथ बोते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों, उसमें ना बहुत सी फसलों को भी उगाया जाता है और क्या है, पशुपालन भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी।